नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद राज में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर गणित के प्रीवियस पेपर 2020 को हल कराऊंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं सत्र 2020 के पहले क्वेश्चन को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, यदि काश ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा। यदि काश ए बराबर 0 हो तो ए का मान होगा। देखिए, ये बहुविकल्पीय क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन में 4 विकल्प दिए होंगे, तो वहाँ से आप लोगों को उत्तर मिल जाएगा, लेकिन इनको आपको पहले सॉल्व करके देखना पड़ेगा कि इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, काश ए बराबर 0 यहाँ पर दिया हुआ है और देखिए काश में 0 जो है वो काश 90 का मान होता है। तो यहाँ पर देखिए काश ए बराबर काश 90 डिग्री लिखा जा सकता है, क्योंकि काश 90 डिग्री का मान 0 होता है। और फिर यहाँ से अगर दोनों तरफ से काश काश हटा दिया जाए तो यहाँ पर ए बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर जिस ऑप्शन में जो है 90 डिग्री दिया होगा वही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है, आंकड़े 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 का बहुलक है। तो देखिए, बहुलक का मतलब होता है कि जो पद सबसे अधिक बार दिया होता है वही बहुलक होता है। तो यहाँ पर देखिए 7 सबसे अधिक बार आया है, तो यहाँ पर देखिए बहुलक क्या हो जाएगा, तो इसका बहुलक हो जाएगा 7। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में 7 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंडर रूट बी अपान ए गुड़े अंडर रूट सी अपान बी और फिर गुड़े अंडर रूट ए अपान सी का मान होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट बी अपान ए लिखा हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अंडर रूट बी जो है ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे अंडर रूट ए। इसी तरीके से इसको भी कर लेंगे, अंडर रूट सी अपान अंडर रूट बी और फिर गुड़े अंडर रूट ए अपान अंडर रूट सी। इस तरीके से सबसे पहले लिख लेंगे और उसके बाद देखिए अब ए से ए कट जाएगा, बी से देखिए बी कट जाएगा और सी से सी कट जाएगा। इस प्रकार से सभी पद जो है कट जाएंगे, तो यहाँ पर जो है आ जाएगा 1। तो जिस ऑप्शन में 1 होगा वही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है। एक वृत्त का व्यास 12 सेंटीमीटर है, वृत्त की परिधि है, यानी कि यहाँ पर वृत्त की परिधि बताना है और व्यास दिया हुआ है। व्यास का मतलब यहाँ पर देखिए डी बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले यहाँ पर हम त्रिज्या निकाल लेंगे, क्योंकि त्रिज्या जब हमको पता होगी तभी वृत्त की परिधि निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर सबसे पहले आर निकाल लेंगे और आर बराबर होता है डी अपान 2, यानी कि जो त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है। तो यहाँ पर जो है व्यास की आधी इसको कर लेंगे तो 12/2 हो जाएगा और फिर जो है 12 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से त्रिज्या इसकी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। अब जो है सीधे वृत्त की परिधि का फार्मूला लगा देंगे। तो देखिए वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है, वृत्त की परिधि का फार्मूला देखिए होता है 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर और वृत्त की परिधि का फार्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पर देखिए 2 पाई को ऐसे ही रहने देंगे और आर की जगह पर जो है ये 6 मान रख देंगे। और देखिए इसका आंसर जो है पाई में ही निकालना है, क्योंकि इसके जो ऑप्शन दिए रहेंगे और जो पेपर में दिए थे वो जो है पाई में ही दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर पाई का मान नहीं रखेंगे। और अगर मान लो पाई में आंसर ना हो तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 रख लेंगे और उसके बाद जो सॉल्व करके आएगा तो वो परिधि का मान होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए पाई में ही इसके आंसर दिए हुए हैं, तो यहाँ पर देखिए 6 दूनी 12 हो जाएगा और फिर 12 पाई इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से जिस ऑप्शन में 12 पाई होगा वो ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समांतर समचतुर्भुज के अंतः कोणों का योग होता है। समांतर
समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग होता है। तो देखिए इसमें जो है ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और उन ऑप्शन में जहाँ पर लिखा होगा 4 समकोण, वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि कोई भी चतुर्भुज हो उसके सभी अंतःकोणों का योग जो होता है वो कितना होता है, जो है 360 डिग्री होता है। और 360 डिग्री में 4 समकोण होते हैं, क्योंकि 9 चौक 36 यानी कि जो है 90 जो है 4 कोण हो जाएंगे 90 के, तो जो है 360 डिग्री हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर समचतुर्भुज के अंतःकोणों का योग कहा गया है। तो सभी अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा, 4 समकोण हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अतिलघुत्तरीय प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। 2 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्कों को एक साथ उछालने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्कों को जब एक साथ उछालेंगे तो जो कुल घटनाएं होंगी वो देखिए कौन सी होंगी। तो यहाँ पर देखिए 2 सिक्कों को उछालेंगे तो एक बार जो है मान लीजिए टेल आएगा, एक में मान लीजिए टेल आएगा और एक में हेड आएगा, और उसके बाद फिर मान लीजिए एक में हेड और एक में टेल आएगा, और फिर जो है मान लीजिए टेल और टेल दोनों में आ सकता है, और फिर हेड और हेड भी दोनों में आ सकता है। तो कुल जो घटनाएं हैं वो 4 घटित हो सकती हैं, यानी कि एक बार टेल हेड आ सकता है, फिर एक बार हेड टेल आ सकता है, और फिर या तो टेल टेल ही आ सकता है या तो हेड हेड ही आ सकता है। तो इस प्रकार से ये कुल 4 घटनाएं घट सकती हैं, लेकिन हमको क्या करना है कि दोनों सिक्कों पर एक साथ शीर्ष आने की संभावना ज्ञात करना है। तो देखिए शीर्ष आने की संभावना यहाँ पर कितनी है, 1 है, और कुल घटनाएं कितनी हैं, तो कुल घटनाएं जो हैं वो 4 हैं। तो यहाँ पर देखिए एक साथ शीर्ष आने की संभावना हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर लिख लेंगे एक साथ शीर्ष आने की संभावना बराबर शीर्ष आने की संभावना बराबर, तो देखिए शीर्ष आने की संभावना हो जाएगी यानी कि अनुकूल घटनाएं जो होती हैं बटे कुल घटनाएं, इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर देखिए अनुकूल घटना 1 है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, और बटे में कुल घटनाएं कितनी हैं, तो कुल घटनाएं हैं 4, तो 1/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 100 वर्ग सेंटीमीटर है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो तो बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए बेलन का आयतन ज्ञात करना है, और बेलन का जो आधार का क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है, और बेलन की ऊंचाई दी हुई है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले देखिए बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल है उसका फार्मूला होता है πr², क्योंकि देखिए बेलन के आधार का क्षेत्रफल का मतलब जो गोल भाग होता है ऊपर और नीचे वही जो है आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए जब आधार का क्षेत्रफल जो है ज्ञात करेंगे, या कह लीजिए जो दिया हुआ है वो πr इस जो है πr² के बराबर होगा, क्योंकि जो है वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है πr²। तो यहाँ पर देखिए जो है πr² बराबर लिखा जा सकता है 100 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी यहाँ पर 100 होना चाहिए था, 100 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा वृत्त जो बना होता है लंब वृत्तीय बेलन में ऊपर और नीचे, तो ये उसका जो है एक का क्षेत्रफल दिया हुआ। तो यहाँ पर πr² बराबर 100 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा, और उसके बाद बेलन की ऊंचाई जो है वो दी हुई है यानी कि h, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर। और अब हमको क्या करना है, इसकी सहायता से बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला लगा देंगे, बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h। तो यहाँ पर देखिए πr² यहाँ पर 100 दिया हुआ है, और यानी कि इतने की जगह पर 100 लिख लिए, और उसके बाद इंटू h यहाँ पर हो जाएगा। तो h देखिए 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 100 का 10 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा
1000। तो इस प्रकार से 1000 घन सेंटीमीटर इसका आयतन हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। एक बार इसको और समझ लेते हैं। देखिए लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो देखिए आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो यहाँ पर देखिए ऊपर और नीचे जो वृत्ताकार भाग होता है, जैसे यहाँ पर इस तरीके से बेलन बना हुआ है और जो ये ऊपर वाला भाग हो गया और ये नीचे वाला भाग हो गया। तो इस प्रकार से जो ये भाग है इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई आर स्क्वायर यहाँ पर 100 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और ऊंचाई यहाँ पर इसकी दी हुई है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर बेलन के आयतन का फार्मूला फिर लगा देंगे। तो बेलन के आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है 100 और गुणे 10 कर लेंगे। तो इस प्रकार से 1000 घन सेंटीमीटर बेलन का आयतन हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0 को हल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसको जो है गुणनखंड विधि से हल करना है। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 के गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए 10 के गुणनखंड करेंगे तो 2 पंचे 10 होता है, यानी कि 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब इसकी सहायता से क्या करना, हमको 7 लाना है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर हो जाएगा 7 को तोड़ लेंगे 5 प्लस 2 में। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस 2 और यहाँ पर गुणे में x है तो गुणे में x कर लेंगे और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर इस x को अंदर भेज देंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x और प्लस 10 बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 2 के जोड़े बना करके कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर एक जोड़ा देखिए ये बना और एक जोड़ा देखिए ये बना। अब यहाँ पर इन दोनों में देखिए x कॉमन मिल रहा है तो x कॉमन ले लेंगे। यहाँ से बचेगा x और यहाँ से बचेगा देखिए 5 और फिर देखिए इन दोनों में जो है 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ पर देखिए 2 दिख नहीं रहा, लेकिन जब इसके गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर देखिए 2 गुणे 5 होगा। तो यहाँ पर देखिए 2 मिल रहा, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से बचेगा x और यहाँ से देखिए ये 5 बच जाएगा। तो प्लस का यहाँ पर 5 हो जाएगा बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए x प्लस 5 बराबर इस तरीके से x प्लस 5 एक ब्रैकेट में लिख लेंगे और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे x प्लस 2, यानी कि इन दोनों में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बचा और यहाँ पर प्लस का 2 बचा, बराबर में 0 कर देंगे। अब इधर साइड में इनके मान निकाल लेंगे। एक बार x प्लस 5 बराबर 0 कर देंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 5 बराबर 0 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा माइनस का 5। तो इस प्रकार से एक मान ये आ जाएगा। फिर दूसरा मान देखिए x प्लस 2 बराबर 0 लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x बराबर हो जाएगा माइनस का 2। तो इस प्रकार से ये एक मान ये आ जाएगा और एक मान ये हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे कि पहले वृत्त की त्रिज्या मान लेंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या दूसरे वृत्त की त्रिज्या की 4 गुनी है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले मान लेंगे, माना पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर पहले वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी r। देखिए त्रिज्या को r से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यहाँ पर r ही लिखेंगे। हाँ, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर दूसरे वृत्त की त्रिज्या बराबर, तो देखिए दूसरे वृत्त की त्रिज्या हो जाएगी इसकी 4 गुनी। तो यहाँ पर 4r लिख लेंगे और फिर यहाँ पर देखिए प्रश्नानुसार लिख लेंगे, या ऐसे ही लिख लें, प्रश्नानुसार ना लिखें। दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, तो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर तो देखिए क्षेत्रफल का अनुपात इनका क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पर देखिए वृत्त के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पहले आर की जगह पर आर ही रखेंगे, तो यहाँ पर देखिए पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे आर की जगह पर हम जो है, क्योंकि दूसरे वृत्त की त्रिज्या 4r है, तो यहाँ पर जो है इसकी जगह पर रखेंगे 4r स्क्वायर, यानी कि इसका होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए त्रिज्या r ही है पहले वृत्त की, तो यहाँ पर r ही रखेंगे, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या यहाँ पर देखिए 4r है, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 4r रखेंगे, फिर उसका जो है होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा यहाँ पर पाई गुणे यहाँ पर देखिए 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौक 16 हो जाएगा, और आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सरल कर लेंगे, तो यहाँ से देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1/16, यानी कि जो दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल है उसका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:16, यानी कि जो है 1/16 को 1:16 भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यदि कोण ए बराबर 55 डिग्री तथा कोण बी बराबर 60 डिग्री हो तो कोण सी तथा कोण डी का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो देखिए चक्रीय चतुर्भुज जो है वो एक वृत्त के अंदर बनता है, आप लोग जानते होंगे। तो देखिए मान लीजिए ये एक वृत्त है, और इस वृत्त के अंदर एक चक्रीय चतुर्भुज मान लीजिए इस तरह से बना हुआ है, इस तरीके से। और चक्रीय चतुर्भुज में कहा गया है, ये ए बी सी डी इसका नाम रख लीजिए। तो इसमें कहा गया है कि जो कोण ए है वो 55 डिग्री है, यानी कि ये कोण जो है इसका वो 55 डिग्री है, और कोण बी जो है वो कितना है 60 डिग्री है। और फिर कहा गया है कि कोण सी और कोण डी ज्ञात करना है, यानी ये कोण और ये कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहली कंडीशन इसकी हम लगा देंगे कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सबसे पहले, चूँकि चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण ए प्लस कोण सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण ए का मान दिया हुआ है 55 डिग्री, और फिर यहाँ पर कोण सी का मान हमको निकालना है। तो यहाँ पर इस तरीके से सबसे पहले इसको लिख लेंगे। अब यहाँ पर कोण सी बराबर इस 55 को जो है इधर पक्षांतर कर लेंगे, तो 180 और माइनस हो जाएगा 55 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए 180 में से जो है 55 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 125। तो यहाँ पर देखिए 125 डिग्री कोण सी का मान हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार देखिए जैसे ये सम्मुख कोण थे तो इनका योग 180 डिग्री था, इसी प्रकार से इनका योग भी 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण बी प्लस कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए कोण बी का मान 60 डिग्री दिया हुआ, तो यहाँ पर इसकी जगह पर 60 डिग्री लिख लेंगे, प्लस कोण डी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर कोण डी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब कोण डी बराबर हो जाएगा देखिए 180 में से 60 डिग्री को घटा देंगे तो यहाँ पर देखिए हो जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण सी का मान आ जाएगा 150 डिग्री और कोण डी का मान आ जाएगा 120 डिग्री। तो इस प्रकार से ये सवाल भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है साइन 30 डिग्री प्लस कास 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए
सिर्फ इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसके नीचे 1/2 मान रख देंगे, फिर बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। फिर देखिए कास 60 डिग्री का मान क्या होता है। तो देखिए जो मान साइन 30 डिग्री का होता है वही मान कास 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर भी देखिए 1/2 हो जाएगा। और फिर देखिए tan 45 का मान जो है रखना है। तो tan 45 का मान 1 होता है। अब इन सभी को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आधा और आधा यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, और प्लस में 1 है तो प्लस में 1 लिखेंगे। अब इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए 2 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो सकता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अब लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो थोड़ा सा ये लंबे क्वेश्चन जाएंगे। तो देखिए जो है क्वेश्चन नंबर 12 है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए निम्न समीकरणों को हल कीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए समीकरण दिए हुए हैं और इनको हल करना है। यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि आपको किस विधि से हल करना है। तो आप इसको चाहें तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लें और चाहें तो विलोपन विधि से हल कर लें। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को विलोपन विधि से हल करके यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 और इसको मान लेंगे समीकरण 2। तो देखिए यहाँ पर कोई भी पद बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2x है, यहाँ पर 7x है, और यहाँ पर 3y है, और यहाँ पर 2y है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी पद बराबर नहीं है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही तो कोई भी पद विलोप किया नहीं जा सकता। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि जो है किसी भी पद के गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को अगर 2 से गुणा कर दें और समीकरण 2 को अगर 3 से गुणा कर दें, तो देखिए यहाँ पर y वाला जो पद है वो बराबर किया जा सकता है। तो वही काम यहाँ पर कर लेंगे। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, ये लिख लेंगे यहाँ पर गुणा करने पर, और उसके बाद फिर गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 दूना 4x हो जाएगा, और फिर देखिए 3 दूना 6, यहाँ पर 6y हो जाएगा। फिर 2 से गुणा करेंगे इसका तो हो जाएगा 13 दूना 26। तो यहाँ पर देखिए ये समीकरण हो जाएगा, इसका नाम रख लेंगे हम समीकरण 3। और फिर यहाँ पर देखिए इसमें गुणा करेंगे 3 से, तो यहाँ पर 3 सते 21x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 3 दूना 6y हो जाएगा, और फिर बराबर यहाँ पर इसका 3 से गुणा करेंगे तो देखिए 3 दूना 6 यानी कि यहाँ पर 60 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये समीकरण हो जाएगा समीकरण 4। और अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए ये पद बराबर हो चुका है तो यहाँ पर हम लिख देंगे घटाने पर, क्योंकि यहाँ पर देखिए चिन्ह समान है। तो जब चिन्ह विपरीत होंगे तभी इनको काटा जा सकता है। तो चिन्ह विपरीत करने के लिए यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्योंकि घटाने पर नीचे वाले पद के जो चिन्ह होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए घटाने पर लिखेंगे। अब यहाँ पर नीचे वाले जो पद हैं उनका चिन्ह चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके सामने जो है प्लस है। देखिए जो प्लस वाले पद होते हैं तो उसमें प्लस लगाना अनिवार्य नहीं होता है, क्योंकि प्लस नहीं लगा होता तभी जो है उनको प्लस का मान लिया जाता है। लेकिन जो माइनस वाले पद होते हैं उनमें माइनस लगाना अनिवार्य होता है। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, 4x को 21x में से घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 17x, और 17x जो आएगा वो माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए माइनस वाली संख्या बड़ी है। यहाँ पर माइनस का 21x है और यहाँ पर 4x है। तो 21x में से 4x घटाएंगे तो यहाँ पर 17x आ जाएगा, और वो भी माइनस का आएगा। फिर यहाँ पर देखिए ये पद जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 60 में से 26 को घटाएंगे तो देखिए 60 में से 26 को घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 34, और 34 भी आएगा माइनस का, क्योंकि जो है माइनस वाली संख्या यहाँ पर बड़ी है तो यहाँ पर माइनस का 34 हो जाएगा। अब x बराबर यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस का 34/17। यहाँ पर देखिए 17 जो है x के साथ में गुणा कर रहा तो इधर जाएगा तो भाग करेगा। अब यहाँ पर देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब 17
से इसको कैंसिल कर देंगे तो 17 दूना 34 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए x बराबर 2 हमारा आ जाएगा, यानी कि हमारी एक वैल्यू आ चुकी है। अब इस x की वैल्यू किसी भी समीकरण में रख करके y की वैल्यू निकाली जा सकती है। तो यहाँ पर हम नीचे लिख लेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर देखिए 1 में जो है इसका मान रख देंगे तो समीकरण 1 है देखिए 2x माइनस 3y बराबर 13। अब यहाँ पर देखिए 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी कि x की जगह पर वैल्यू रख देंगे और फिर माइनस का हो जाएगा 3y बराबर 13 और फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस 3y बराबर 13 हो जाएगा। अब इस 4 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस 4 और फिर माइनस का 3y। अब 13 में से 4 को घटाएंगे तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 9 और फिर जो है यहाँ पर y बराबर हो जाएगा 9 बटे माइनस का 3। अब देखिए 3 से 9 को कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3 त्रिका 9 और आएगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर जो है नीचे माइनस का 3 है इसलिए यहाँ पर y बराबर माइनस का 3 आएगा। अब इधर साइड में इनके मान जो है लिख लेते हैं। यहाँ पर देखिए x बराबर आया है 2 तो यहाँ पर x बराबर 2 हो जाएगा और y बराबर आया है माइनस का 3 तो y का मान माइनस का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसके आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए समीकरणों को हल करना था और समीकरणों को हल करने का मतलब है कि x और y की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू निकल आई है, x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू माइनस की 3 आई है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित सारणी में 40 छात्रों की आयु वर्षों में दी गई है, माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो देखिए जो है यहाँ पर आयु वर्षों में दी गई है, यहाँ पर 10, 12, 14, 16, 18 और छात्रों की संख्या दी हुई है 4, 8, 12, 6, 10। यानी कि जो है 10 वर्ष के 4 छात्र हैं और 12 वर्ष के 8 छात्र हैं और 14 वर्ष के 12 छात्र हैं और 16 वर्ष के 6 छात्र हैं और 18 वर्ष के 10 छात्र हैं। इस तरीके से यहाँ पर जो है छात्रों की संख्या दी गई है और उनकी आयु जो है वर्षों में दी गई है। और इसमें हमको क्या करना है कि माध्यिका ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनकी जो है एक संचयी बारंबारता की सारणी बना लेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता निकालना जरूरी है। देखिए जब पद एक एक ही दिए होते हैं तो संचयी बारंबारता सारणी नहीं बनाते हैं, और जब देखिए एक पद कई बार दिया हो, जैसे यहाँ पर 10 देखिए 4 बार दिया हुआ है, 12 जो है वो 8 बार दिया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि संचयी बारंबारता निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता जो है निकाल लेते हैं। तो ये एक ऐसी सारणी बना लेंगे और यहाँ पर देखिए जो है हम लिख लेते हैं आयु वर्षों में और छात्रों की संख्या और संचयी बारंबारता। इस तरीके से सारणी बना लेते हैं। मैंने जो है बना लिया है यहाँ पर, जिससे आप लोगों को टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर देखिए जो ऊपर सारणी बनी हुई थी वो इतनी सारणी नीचे जो है बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पर संचयी बारंबारता एक्स्ट्रा काम करना है। तो यहाँ पर देखिए संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं उसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, बारंबारता है, यानी कि कोई पद कितनी बार आया है वो यहाँ पर लिखा गया है। तो इसका मतलब क्या है कि बारंबारता ये है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बारंबारता से ही संचयी बारंबारता निकालते हैं। तो देखिए जो सबसे पहली संचयी बारंबारता होती है वो इसके बराबर ही होती है, तो यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर 4 में 8 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 4 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए 12 में फिर 12 जोड़ेंगे, यानी कि ये वाला पद जोड़ेंगे, तो 12 में 12 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 24। और फिर देखिए 24 में 6 जोड़ेंगे, तो यहाँ 24 में 6 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30। और फिर 30 में 10 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर देखिए 30 में 10 जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से ये इसकी संचयी बारंबारता हो जाएगी। और देखिए अब इसका जो बारंबारता है इसका योग ज्ञात कर लेना है। देखिए यहाँ पर जो योग है इसका ये आ गया है, यानी कि जो सबसे लास्ट वाली संचयी बारंबारता होती है वही पदों का योग होता है। तो यहाँ पर हम योग करके देख भी लेते हैं कि इसके बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 और 12 12 24 हो जाएगा और 24 6 30 हो जाएगा और
30 10 40 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका योग जो है वो 40 आ रहा है और यहाँ पर इसके लास्ट जो संचयी बारंबारता है वो भी 40 आ रही है। इसका मतलब ये सही है। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम माध्यिका ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर n बराबर देखिए आया है 40, यानी कि पदों की जो संख्या है वो कितनी है 40 है और 40 एक जो है सम संख्या है। तो यहाँ पर माध्यिका का सम संख्या वाला फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए माध्यिका का जो सम संख्या वाला फार्मूला होता है वो क्या होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं माध्यिका बराबर तो देखिए माध्यिका बराबर होता है n/2वें पद का मान, n/2वें पद का मान और प्लस होता है n/2 प्लस 1वें पद का मान। इस तरीके से ये फार्मूला होता है जब पदों की संख्या सम हो तब और बटे में 2 होता है। तो इस प्रकार से ये फार्मूला लिख लेंगे। अब यहाँ पर n बराबर 40 दिया है तो यहाँ पर 40/2 हो जाएगा। इस तरीके से 40/2 और फिर यहाँ पर देखिए हो जाएगा 40/2 और प्लस 1वें पद का मान और फिर देखिए बटे में हो जाएगा 2। तो यहाँ पर बटे में 2 लिख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए अब 40/2 का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 20वें पद का मान, क्योंकि 40 को 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 20वें पद का मान, 20वें पद का मान और प्लस हो जाएगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 40 और प्लस 2/2। तो यहाँ पर 40 तो 42, 42/2 हो जाएगा और 42 को 2 से भाग करेंगे तो 21 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 21वें पद का मान हो जाएगा, 21वें पद का मान और बटे हो जाएगा 2, बटे हो जाएगा 2। अब यहाँ पर देखिए 20वें पद का मान क्या होगा, तो देखिए अब संचयी बारंबारता से हम निकालते हैं। देखिए यहाँ पर जो है 12 तक पद देखिए इसमें है, यानी कि 12 वाला पद जो है वो यहाँ पर 8 बार आया है और कहाँ तक है, देखिए यहाँ पर जिसकी संचयी बारंबारता 12 है तो 12 तक के पद जो है यहाँ तक इस श्रेणी में आएंगे और उसके बाद जो है 24 तक के जो पद हैं वो किस श्रेणी में आएंगे, यहाँ पर 14 वाली, यानी कि जो है 12 के बाद जो है 12 बार 14 आया है तब जो है यहाँ पर देखिए 24 हुआ है। तो यहाँ पर देखिए जो 20वां पद है वो कहाँ पर आएगा, तो वो देखिए यहाँ पर आएगा 12 के बाद जो 12 पद हैं वो इस श्रेणी में है, यानी कि जिनकी संचयी बारंबारता 24 है। तो यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा 14, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे और फिर जो है यहाँ पर देखेंगे कि 21वां पद कहाँ पर पड़ेगा, तो देखिए 21वां पद जो है वो भी इसी में पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 12 से लेकर के 12 तक के पद इसी में पड़ेंगे। तो देखिए जो 21वें स्थान पर है उसमें भी जो 14 ही होगा, तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से 14 यहाँ पर लिख लेते हैं। तो 14 + 14/2 हो जाएगा। अब 14 को 14 में जोड़ेंगे तो हो जाएगा 28 और यहाँ पर 28/2 हो जाएगा। अब 28 को 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से 14 ही इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि माध्यिका कितनी आ जाएगी, तो वो आ जाएगी 14। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 4 cot स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 30 का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको नीचे उतार लेंगे। देखिए 4 cot स्क्वायर 45 डिग्री दिया हुआ है, माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री दिया हुआ है और प्लस साइन स्क्वायर 30 डिग्री दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए काट 45 का मान कितना होता है, तो देखिए जो मान tan 45 का होता है वही मान काट 45 का होता है, क्योंकि देखिए tan 45 का मान 1 होता है और 1 का उल्टा करेंगे तब 1/1 होगा, तब भी उसका मान 1 ही होगा। तो यहाँ पर काट 45 के जगह पर लिखेंगे 1 और इसका होल स्क्वायर कर देंगे, फिर माइनस। अब सेक 60 डिग्री का मान देखेंगे तो देखिए जो है कास 60 का मान होता है 1/2 और जब कास 60 का मान 1/2 होता है तो इसको पलट देंगे तो 2/1 हो जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए 2/1 का मतलब 2 ही होगा, क्योंकि बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पर देखिए sin 30 का मान हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पर 1/2 लिख लेंगे और इसका भी होल स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पर देखिए हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 1 का गुणा 4 से करेंगे तो 4 ही आएगा। तो यहाँ पर 4 माइनस अब इसका जो है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर इसका भी स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 4 एक प्लस का है एक माइनस का है, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा 1/4। तो इस प्रकार से 1/4 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है। इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर घनाभ की जो है माप दी गई है 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर और गुणे 18 सेंटीमीटर, और इसके आयतन के बराबर जो है आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए इसकी जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी गई है। तो देखिए घनाभ के आयतन का फार्मूला होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो इस प्रकार से समझ लीजिए ये इसका आयतन ही दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम जो है इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम सीधे से लिख सकते हैं कि घनाभ का आयतन बराबर हो जाएगा घन का आयतन, क्योंकि उसके आयतन के बराबर ही जो है आयतन वाला घन की भुजा ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा जो है घनाभ का आयतन बराबर घन का आयतन। अब यहाँ पर लिख लेंगे अतः घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, घन का आयतन बराबर, यानी कि जो इसका आयतन है वही घन का भी आयतन हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 98 गुणे 42 और गुणे 18 सेंटीमीटर, या कह लीजिए घन सेंटीमीटर, क्योंकि आयतन है इसलिए घन सेंटीमीटर में होगा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा घन का आयतन। अब हमको घन की भुजा निकालनी है। तो यहाँ पर जो है हम जो है फार्मूला लगा देंगे घन की भुजा बराबर। तो देखिए जब आयतन दिया हो तो घन की भुजा का फार्मूला होता है, यहाँ पर देखिए जो है अंडर रूट आयतन लिख लेंगे और कर्णिक घात यहाँ पर 3 लिख लेंगे। यानी कि आयतन का अगर जो है घनमूल निकाल दिया जाए तो यहाँ पर घन की एक भुजा निकल आएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर अंडर रूट आयतन हो जाएगा और कर्णिक घात 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो है इस तरीके से इसके अंदर इसका आयतन जो है वो लिख लेंगे 98 गुणे 42 गुणे 18। अब यहाँ पर इन सभी के गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 98 है इसके गुणनखंड हो जाएंगे, देखिए चाहें तो इन सभी का गुणा करके उसके बाद जितना आए उसका डायरेक्ट घनमूल निकाल दें, और चाहें तो यहीं पर इसके गुणनखंड कर लें तो आपको जो है घनमूल नहीं निकालना पड़ेगा, ऐसे ही इसके गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 98 के गुणनखंड करेंगे तो यहाँ पर 2 सते 14 और 14 सते 98, ये जो है 98 के गुणनखंड हो जाएंगे। उसके बाद 42 के गुणनखंड करेंगे तो देखिए 42 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 सते 42, यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7 हो जाएगा। और फिर 18 के गुणनखंड करेंगे तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, ये हो जाएंगे 18 के गुणनखंड। अब यहाँ पर देखिए सभी जो समान पद हैं उनको इकट्ठा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इकट्ठा कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पर देखिए 2 एक बार आया है, यहाँ पर एक बार आया है और यहाँ पर एक बार आया है, तो इनको इकट्ठा कर लिए। उसके बाद फिर देखिए 3 यहाँ पर आया है और यहाँ पर आया और यहाँ पर आया है, तो इनको भी इकट्ठा कर लेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3। और उसके बाद फिर 7 यहाँ पर आया, यहाँ पर आया और यहाँ पर आया, तो यहाँ पर 7 को भी इकट्ठा कर लेंगे 7 गुणे 7 गुणे 7। तो इस प्रकार से इतने ही पद यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर देखिए
जो है यहाँ पर 3 3 के जोड़े बना लेंगे, क्योंकि हमको जो है घनमूल निकालना है और घनमूल में 3 3 के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पर एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। तो इस प्रकार से जोड़े बना लेंगे और जो है रूट के बाहर इनको कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए करड़ी के लगाने की अब ज़रूरत नहीं थी, यानी कि हमको इसको क्या करना है, रूट के बाहर करना। तो यहाँ पर एक एक जोड़े में से एक एक अंक जो है बाहर कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 3 आ जाएगा और यहाँ पर 7 आ जाएगा। अब इन सभी का गुणा कर लेंगे और जो गुणनफल आएगा वही घन की भुजा होगी। तो यहाँ पर 2 3 6 और 6 7 42, यानी कि यहाँ पर 42 घन की एक भुजा हो जाएगी, यानी कि 42 सेंटीमीटर घन की एक भुजा हो जाएगी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है और ए ओ बी व्यास है। वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं कि कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री और कोण ए बी डी बराबर 40 डिग्री। तो कोण सी ए डी और कोण सी बी डी ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पर देखिए ये चित्र दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है कि पार्श्व चित्र में ओ वृत्त का केंद्र है। तो यहाँ पर देखिए ओ, यहाँ पर जो केंद्र बिंदु है यहाँ पर ओ लिख लेंगे, यानी कि ये जो है क्या है, वृत्त का केंद्र है। और ए ओ बी व्यास है, यानी कि ए ओ बी जो ये है ये क्या है, वृत्त का व्यास है। और वृत्त पर बिंदु सी और डी इस प्रकार हैं, यानी कि सी और डी वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण सी ए बी बराबर 30 डिग्री, ये कोण 30 डिग्री दिया हुआ है, और कोण ए बी डी 40 डिग्री, यानी कि कोण ए बी डी ये वाला 40 डिग्री है। तो कोण सी ए डी और कोण सी बी डी यानी कि ये और ये कोण ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये एक प्रमेय है। अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। ये एक प्रमेय है, आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर में पढ़ा होगा। मैंने पढ़ाया है कि अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है। तो यहाँ पर अर्धवृत्त का मतलब देखिए, जब ये वृत्त का व्यास है तो आधा वृत्त इधर बन रहा, आधा वृत्त इधर बन रहा। तो देखिए इस व्यास के द्वारा यहाँ पर ये कोण ये बन रहा है और इस व्यास के द्वारा यहाँ पर अर्धवृत्त में एक कोण ये बन रहा है, यानी कि ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे 90 डिग्री के। तो यहाँ पर वही काम कर लेंगे। यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता है, ये लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिख लेंगे अतः कोण सी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री और कोण डी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो इस प्रकार से ये दो कोण निकल आए हैं। अब यहाँ पर जो है लिख लेंगे त्रिभुज ए बी सी में। देखिए अब यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे हैं, आप लोगों को दिखाई देते होंगे। यहाँ पर एक त्रिभुज ये बन रहा है और एक त्रिभुज ये बन रहा है। अब इसमें देखिए ये दो कोण पता चल गए हैं और इसमें ये दो कोण पता चल गए हैं। और जब दो कोण पता चल गए हैं तो हम तीसरा कोण आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो वही यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए त्रिभुज ए बी सी में यहाँ पर लिख लेंगे कोण बी बराबर, क्योंकि हमको कोण बी निकालना है। तो कोण बी बराबर हो जाएगा देखिए 180 माइनस, यानी कि 180 में से अगर इन दो कोणों का योग घटा दिया जाए तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो 180 माइनस यहाँ पर हो जाएगा देखिए कोण ए प्लस कोण सी, ये दो कोण जो है घटा देंगे जोड़ करके। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, कोण बी बराबर 180 डिग्री माइनस कोण ए कितना है 30 डिग्री है, और जो है कोण सी कितना है 90 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 90 में 30 जोड़ेंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 60 डिग्री, यानी कि 180 में से 120 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। तो इस प्रकार से कोण बी जो है हमारा निकल आएगा, यानी कि ये कोण हमारा हो जाएगा कितना 60 डिग्री। अब यहाँ पर इन तीनों को जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 60 30 90 हो जाएगा और 90 90 180 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये तीनों कोण
निकल आएंगे। अब यहाँ पर देखिए हमको ये कोण निकालना है, तो यहाँ पर लिख लेंगे इसी प्रकार त्रिभुज ए बी डी में तो ए बी डी में क्या होगा कि यहाँ पर हमको कोण ए निकालना है। कोण ए बराबर हो जाएगा, देखिए 180 माइनस, यहाँ पर कर लेंगे ये दोनों कोण घटा देंगे जोड़ करके ये वाले, तो यहाँ पर हो जाएगा कोण डी और प्लस कोण बी। तो यहाँ पर देखिए 180 माइनस हो जाएगा कोण डी कितना दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है 90 डिग्री, और प्लस कोण बी दिया हुआ है 40 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ करके और फिर 180 में से घटा लेंगे, तो यहाँ पर 180 माइनस 9 4 13 होता है, यहाँ पर 130 डिग्री हो जाएगा। और फिर जो है 180 में से 130 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 50 डिग्री। तो इस प्रकार से देखिए ये 50 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जो दो कोण निकालने थे वो दोनों कोण निकल आए हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। यानी कि कोण बी हमको निकालना था, तो कोण बी हमारा आ जाएगा 60 डिग्री, और कोण ए निकालना था तो कोण ए हमारा आ जाएगा जो है 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि कोण सी ए डी निकालना है हमको, सी ए डी। अभी यहाँ पर देखिए और क्वेश्चन सॉल्व करना है, क्योंकि हमको ये कोण नहीं निकालने थे, ये पूरा कोण निकालना था। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए ये कोण जो है आया है, कोण ए जो है आया है कितना 50 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए हमको कोण ये वाला निकालना है पूरा, तो यहाँ पर हम जो है लिख लेंगे कोण सी ए डी बराबर। तो यहाँ पर सी ए डी कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर ये कोण 30 डिग्री है और ये कोण 50 डिग्री है। तो यहाँ पर 30 डिग्री प्लस 50 डिग्री जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर देखिए 5 3 8 यानी कि 80 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरीके से ये कोण हमको ज्ञात करना है, कोण कौन सा सी बी डी। तो यहाँ पर सी बी डी निकाल लेंगे। तो सी बी डी देखिए ये कोण कितना है, यहाँ पर देखिए 60 डिग्री है और ये कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री और प्लस हो जाएगा 40 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 4 10 यानी कि 100 डिग्री। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगी। यानी कि आंसर में हमको ये नहीं निकालना था, लेकिन ये निकालेंगे तभी हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए यहाँ तक करने के बाद थोड़ा सा क्वेश्चन को और आगे बढ़ा लेंगे और इस तरीके से दो दो कोण जोड़ करके और इनका मान निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या है और उस संख्या के जो अंकों का योग है वो 12 है। यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए तो क्या होता है कि संख्या के अंकों के जो स्थान है वो बदल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना इकाई का अंक, क्योंकि जो संख्या है उसमें 2 अंक हैं, तो यहाँ पर हम मान लेंगे माना इकाई का अंक बराबर x है तथा दहाई का अंक मान लेंगे तथा दहाई का अंक बराबर y है। इस तरीके से मान लेंगे और फिर यहाँ पर लिख लेंगे प्रश्नानुसार। देखिए प्रश्नानुसार लिखने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम संख्या बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए इकाई और दहाई के अंक दिए हुए हैं, तो इनसे संख्या क्या बनेगी। तो यहाँ पर देखिए संख्या बन जाएगी, यहाँ पर लिख लेंगे तो संख्या बराबर तो देखिए इकाई का अंक x है और दहाई का अंक y है। तो यहाँ पर देखिए x प्लस 10y कर लेंगे यहाँ पर, क्योंकि देखिए दहाई का अंक जो होता है वो अपने से 10 गुना होता है, तो इसलिए यहाँ पर 10y कर लेंगे। यानी कि जैसे 24 लिखना है तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे 4
प्लस यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 10 गुणे 2 करेंगे तभी तो यहाँ पर 20 होगा, और जब 20 होगा 20 में 4 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर दहाई का अंक जो है उसमें 10 से गुणा कर लेंगे और उसमें इकाई का अंक जोड़ देंगे तो ये संख्या इन अंकों से बनेगी। अब लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार। तो देखिए प्रश्नानुसार क्या कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या का योग 12 है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 अंक हैं और इन अंकों का योग कहा गया है 12 है, तो यहाँ पर x + y बराबर 12 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगी समीकरण 1। और फिर यहाँ पर देखिए जो है ये हो जाएगी प्रथम शर्त से, यहाँ पर लिख लेंगे प्रथम शर्त से, प्रश्नानुसार प्रथम शर्त से, और फिर यहाँ पर लिख लेंगे द्वितीय शर्त से। तो देखिए द्वितीय शर्त से क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यदि उस संख्या में से 36 घटा दिया जाए। तो देखिए संख्या हमारी ये बनी है और इसमें से कहा गया है कि यदि 36 घटा दिया जाए, तो यहाँ पर 36 हम घटा देंगे तो क्या होता है, 36 घटा दिया जाए तो संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है, यानी कि जो ये संख्या है संख्या के अंकों का स्थान बदल जाता है। तो देखिए अगर इसका स्थान बदलेंगे यानी इकाई को दहाई बनाएंगे और दहाई को इकाई बनाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 10x + y, क्योंकि देखिए ये दहाई का जो है अंक बनेगा तो इसमें 10 से गुणा हो जाएगा और ये इकाई का अंक बनेगा तो यहाँ पर सिर्फ ये y ही रहेगा। तो इस प्रकार से अंकों के स्थान इस तरीके से चेंज कर देंगे, यहाँ पर 10x + y हो जाएगा। और अब इसको जो है इसी की तरीके से समीकरण बना लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा x + 10y और -36 हो जाएगा, और इसको भी इधर पक्षांतर कर लेंगे तो यहाँ पर माइनस का 10x हो जाएगा और माइनस का y हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए x यहाँ पर है और यहाँ पर माइनस का 10x है, तो देखिए 10x में से x को घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस का 9x हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देखिए 10y प्लस का है और यहाँ पर माइनस का जो है y है, तो यहाँ पर देखिए प्लस का 9y हो जाएगा। और उसके बाद फिर इसको इधर पक्षांतर कर देंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 36, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 36 है, इधर हो जाएगा तो प्लस का 36 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 9 को ले लेंगे कॉमन, और जब 9 को कॉमन लेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का x और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का y और बराबर यहाँ पर देखिए जो है क्या हो जाएगा 9 चौक 36, यानी कि यहाँ पर 4 हो जाएगा। अब जो है आगे क्या करेंगे, तो अब देखिए इसका नाम रख लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, तो देखिए ये है x + y बराबर 12, ये है समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखेंगे देखिए जोड़ने पर, यहाँ पर लिख लेंगे जोड़ने पर, तो जोड़ने पर लिखेंगे तो यहाँ पर देखिए x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 2y और यहाँ पर देखिए 12 4 16 आ जाएगा, और फिर y बराबर हो जाएगा देखिए 16/2, तो यहाँ पर y बराबर आ जाएगा कितना 2 8 16, यानी कि 8 आ जाएगा। अब जो है y का मान 8 आ चुका है, y का मान किसी भी समीकरण में रख लेंगे और x का मान निकाल लेंगे, तो यहाँ पर लिख लेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 क्या है, x + y बराबर 12 है और यहाँ पर y का मान 8 आया है, तो यहाँ पर देखिए x + 8 बराबर 12 हो जाएगा। अब इधर साइड में हल कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए x प्लस क्या है 8 बराबर 12, तो यहाँ पर देखिए x बराबर कर लेंगे 12 - 8, तो यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से देखिए x की भी वैल्यू आ गई और y की भी वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमको निकालना क्या है, संख्या निकालना है। तो यहाँ पर देखिए नीचे लिख लेंगे अतः संख्या बराबर, तो देखिए संख्या क्या माने थे, संख्या माने थे x + 10y, जो संख्या हमारी निकली थी ऊपर देख लीजिए x + 10y यहाँ पर थी संख्या, देख लीजिए, तो वही यहाँ पर लिख लेंगे और उसके बाद फिर इसमें जो है x और y के मान रख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x की वैल्यू कितनी आई है, तो वो आई है देखिए यहाँ पर 4 और फिर जो है y की वैल्यू आई है 8। तो यहाँ पर देखिए 10 का 8 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 4 + 10 = 80 हो जाएगा
और फिर 80 में 4 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। तो इस प्रकार से 84 ही इसका आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी आसानी से हल हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा। तो यहाँ पर देखिए 3 मीटर व्यास का कहा गया है, यानी कि यहाँ पर डी बराबर दिया हुआ है 3 मीटर, और उसके बाद देखिए डी बराबर दिया हुआ है 3 मीटर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी त्रिज्या निकाल लेंगे, यानी कि व्यास दिया हुआ, त्रिज्या क्या हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी। तो यहाँ पर आर बराबर हो जाएगा D/2, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 3/2, और 3/2 जब करेंगे तो यह हो जाएगा देखिए 1.5 मीटर, यानी कि 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये 1.5 मीटर हमारी आ जाएगी त्रिज्या। और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 3 मीटर व्यास का 14 मीटर गहरा कुआं, 14 मीटर गहरा कुआं, यानी कि यहाँ पर ऊंचाई समझ लीजिए दी हुई है, यानी कि कुआं कुछ इस तरीके का होगा, देख लीजिए कुछ इस तरीके का कुआं होगा। तो यहाँ पर देखिए जो है कहा गया है कि 3 मीटर व्यास का, तो यहाँ पर जो ये है ये 3 मीटर व्यास दिया हुआ है, तो यहाँ पर त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। तो ये जो है 1.5 आ चुकी है। और अब इसकी जो है ये ऊंचाई जो है वो दी गई है, यानी कि ऊंचाई कह लीजिए या गहराई कह लीजिए, तो ये दी हुई है। तो ये कितनी दी हुई है, ये 14 मीटर दी हुई है, यानी कि H बराबर हो जाएगा हमारा 14 मीटर। और उसके बाद फिर देखिए 30 रुपया प्रति घन मीटर की दर से खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे कि सीधे से सबसे पहले बेलन का आयतन निकाल लेंगे, क्योंकि ये जो कुआं है ये बेलनाकार इस तरीके से बन जाएगा। तो यहाँ पर हम बेलन का आयतन निकाल लेंगे। बेलन का आयतन बराबर, तो देखिए बेलन के आयतन का फार्मूला होता है πr²h, πr²h। तो यहाँ पर देखिए पाई हो जाएगा, या पाई का मान यहीं पर रख लीजिए 22/7, और गुणे r² का मतलब 1.5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर 1.5 गुणे 1.5 भी लिख सकते हैं 2 बार, और फिर h का मान है 14, तो यहाँ पर 14 लिख लेंगे। अब 7 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 22 दूना 44 हो जाएगा, और उसके बाद फिर गुणे यहाँ 15 15 कितना हो जाएगा 225, और यहाँ पर 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर 2.25 आ जाएगा, और यहाँ पर 44 आ जाएगा। अब 44 का गुणा करेंगे 2.25 में, तो यहाँ पर देखिए कितना आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका इधर साइड में हम गुणा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2.25 दिया हुआ है, और गुणे यहाँ पर कर लेंगे 44। तो देखिए 4 पंचे 20, 20 का 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8, 1 9 हो जाएगा। अब 4 से फिर गुणा करना है, तो यहाँ पर एक क्रॉस लगाएंगे, और फिर यही आ जाएगा 0 0 9, और फिर इसको जो है जोड़ लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर भी 0, यहाँ 9, और फिर 9। अब 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। तो इस प्रकार से 99 आ जाएगा, यानी कि बेलन का आयतन आ जाएगा 99 घन मीटर, 99 घन मीटर। और अब देखिए हमको निकालना है क्या कि 30 रुपये प्रति घन मीटर की दर से जो है कुआं को खोदने में कितना रुपया खर्च होगा, ये हमको निकालना है। तो यहाँ पर सीधे से नीचे लिख देंगे कि चूँकि 1 घन मीटर खोदने का खर्च बराबर 1 घन मीटर खोदने का खर्च बराबर, तो देखिए 1 घन मीटर खोदने का खर्च कितना है, देखिए 30 रुपया। और यहीं पर अगर बात की जाए कि 99 घन मीटर, इसलिए 99 घन मीटर खोदने का खर्च कितना आएगा, तो यहाँ पर देखिए 30 का 99 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 30 का 99 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 9 त्रिक 27, 27 का 7, और फिर 9 त्रिक 27, और 27 2 कितना हो जाएगा 29, और फिर यहाँ पर देखिए 1 0 बढ़ जाएगा। तो इस प्रकार से 2970 रुपया आ जाएगा। तो इस प्रकार से यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से
आज के सारे क्वेश्चन यानी कि प्रीवियस ईयर जो 2020 का पेपर हल करवाया जा रहा था, इसके सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आज के सारे क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आ गए होंगे। दोस्तों, यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।